राहुल जी ने कहा पाठक के नाते, मैं भी पाठक के नाते हूँ, लेकिन पाठक के नाते भी सही नहीं, क्योंकि कल रात मुझे ये उपन्यास संयोग ऐसा रहा कि कल रात एक किताब मेरे पास पहुंची, तो मैं नहीं पढ़ पाया। मेरी आदत है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ आनंद प्रकाशन तक बिना पढ़े हुए कहीं बोलता नहीं हूँ। तो बहरहाल, लेकिन कथा साहित्य से मेरा संबंध बहुत पुराना है, और मैं बात जो कहूँगा वो शायद आप में से बहुत शायद ही कोई समझ पाए कि मैं मनोहर कहानियाँ के जमाने का पाठक हूँ। नहीं समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मैंने बताया था कि कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मनोहर कहानियां जब अपराध कथाओं वाली पत्रिका नहीं बनी थी, साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें देश के मूर्धन्य कथाकार छपते थे, मैं उस जमाने का कहानियों का पाठक हूं। जब से मैंने होश संभाला है, धर्मियों के बंद होने तक मैंने धर्मियों की सारी कहानियां पढ़ी हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान की सारी कहानियां पढ़ी हैं, इलस्ट्रेटेड वीकली की सारी कहानियां पढ़ी हैं, और ये सिलसिला निरंतर जो है चलता आया है। अमृत जो प्रेमचंद के बेटे हैं, वो जो पत्रिका निकालते थे, लेकर निहारिका वगैरह वगैरह, और अभी मेरा ताल्लुक ये रहा कि पिछले 5 वर्ष से एक जो बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है, पुष्पांजलि सम्मान, इस वर्ष की हमारे विजेता बैठे हैं पुष्पिता जी, तो मैं उसकी एक जो सलाहकार समिति उसका अध्यक्ष हूँ, उसके नाते जो देश के सारे 25-30 अच्छे उपन्यास होते हैं उनसे गुजरने का मौका मिला है, तो इस नाते मेरा ये ताल्लुक तो बनता है। और इसके पहले कि मैं इस उपन्यास पे कोई बात कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस उपन्यास से जुड़े। अभी तक जो बातें हो रही हैं उनमें बहुत सारी बातें, चूंकि आपने पढ़ा नहीं है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें आप तक उस तरह नहीं पहुंच सकती, तो मैं चाहता हूं कि इसके कुछ अंश आपको सुनाऊं ताकि आप इस उपन्यास से जुड़े, वंदना जी की लेखनी से जुड़े, और बहुत सारी बातें उसकी झलक आपको मिल जाएगी इस उपन्यास में क्या है। और मैं मानता हूं कि इसको सुनने के बाद जो झलक है, आप इसको पढ़ने के लिए लालायित हो उठेंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी। छोटे अंश है, तो एक ही जगह पर एक के बाद एक लगातार 2 एवलांच आए, ऐसा कम होता है पर उस दिन ऐसा हुआ। ऊपर से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। रंजन अपने साथियों के साथ बर्फ में बचे फौजियों को ढूंढ रहे थे और खुद भी उन्हीं में खो गए। तूफान गुजर जाने के 48 घंटे बाद वे लोग रंजन की बॉडी ट्रेस कर पाए। उसकी आंखें खामोश थी पर होठ फड़फड़ा रहे थे। यहां से अपने पैरों पर चलकर गए थे, बच्चों को के गालों को चूम कर, उनके फोरहेड माथे पर किस करके। मेरे होठों पर आखिरी बार किसी ने उस दिन भी किस किया था। रीना की आंखों में दर्द के साथ बहुत सारा प्यार उमड़ा। रंजन ने बच्चों से प्रॉमिस किया था वो जल्दी आएंगे। 22 दिन ही हुए थे उन्हें गए। घर में लाकर जब उन्हें सुलाया था, लोगों की भीड़ आ गई थी उस दिन। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जिसके साथ अकेले रहने में सुख मिलता था, उस आखिरी दिन लोग हमदर्दी लिए साथ खड़े थे। 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ा भीड़ ने। उसने एक थकी हुई सांस छोड़ी। आखिरी बार मैं उसे गले लगा लेती, उससे लिपट जाती, उसे किस करती, उसे कान में कुछ कहती, शायद वो भी मेरे कान में धीरे से कुछ कहते। मैं उसके होठों को चूम लेती एक आखिरी बार, पर नहीं, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। उसने कुसुम की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ पूछ रही हो। पता नहीं उस दिन इतने लोग कहाँ से आए, इतनी सारी वर्दियां, इतनी सारी औरतें। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ये एक अंश था, और कुछ अंश और मैं साझा करता हूँ। एक ये अंश है, और ये प्राय ये भी एक बहुत कड़वी सच्चाई सी है। हेलो, कर्नल संदीप की आवाज में उदासी थी। क्या हुआ, ठीक तो हो? मुर्दा सी आवाज सुनकर उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, उधर से संक्षिप्त सा जवाब आया। कोई सीरियस मैटर है क्या? संदीप की आवाज में न जोश था और न ही खुशी। कोई बात नहीं है, संदीप ने सवाल टालना चाहा। मुझे बताओ क्या बात है? पति के मन की बात जानने का हुनर पत्नी को ही आता है। कुसुम, आज पेट्रोलिंग करते हुए हमारे एक बंदे का पैर माइन पर पड़ गया। थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। फिर कुसुम ने उस चुप्पी को तोड़ा। बंदा ठीक तो है ना? उसने अपने भीतर नकारात्मकता को दबाकर जैसे किसी चमत्कार होने की उम्मीद में पूछा। एक बंदा उड़ गया, पूरा का पूरा हवा में, बॉडी पार्ट्स दोनों तरफ मौत का सन्नाटा फैल गया। सिर्फ एक दूसरे की सांसों की सरसराहट से मोबाइल फोन के कनेक्शन जुड़े होने के संकेत मिल रहे थे। इस मुर्दानगी के बाद कर्नल संदीप ने आवाज देकर जिंदगी के तार जोड़े। 2-2 के पेयर में पेट्रोलिंग कर रहे थे।
आगे वाले दोनों, एक तो दूसरे का पैर थाइस से उखड़कर हवा में उछल गया, पैर हवा में लंबी लकड़ी की तरह गोल गोल घूमकर नीचे गिरा। फिर मरघट सा सन्नाटा फंस गया दोनों को। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। वो जिंदा है तो उसका परिवार जिंदा है, नहीं तो एक फौजी की मौत से सारा परिवार मर जाता है। और बहुत सारे अंश में कुछ और मन तो करते थे सारे के सारे सुनाए जाएं। एक दो अंश और साझा करता हूं आपसे। और जहां तक इतने मोर्चे की बात है, इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो खाली ये फौजी वाला मसला नहीं है। अब एक ये अंश सुनिएगा। एक बात बताती हूँ, इससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि वहां क्या होता है था और हमारा आपसी रिश्ता कहाँ पहुंच गया है। 2 साल तक नवाज की पोस्टिंग फील्ड में थी। जो वक्त नए शादीशुदा जोड़े को एक साथ गुजारना चाहिए, उस वक्त में उसके परिवार की तीमारदारी में लगी हुई थी। फिर उसकी पोस्टिंग बोट्सवाना हो गई। ये मेरे मन की मुराद थी जो पूरी होने वाली थी। उन दिनों में मैं सिर्फ अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी, जिससे हमारे बीच की दूरियां मिट सके, हम करीब आए, अपने बच्चे प्लान करें। ये कहकर आयशा कुछ देर कुसुम की ओर देखती रही, जैसे अपनी ख्वाहिश के सही या गलत होने में वो कुसुम की रजामंदी चाह रही हो। कुसुम की ओर से आयशा को शब्दों का साथ नहीं मिला, पर उसकी आंखों में उतर आए स्नेह को महसूस किया जा सकता था। आयशा के लिए यही प्रोत्साहन काफी था। वो खुद ब खुद आगे बताने लगी, 3 साल के लिए हम दोनों अकेले रहने वाले हैं, बस मैं और नवाज। हमारे बीच जो प्यार पनप ही नहीं पाया था, अब वो पनपेगा। मैं हर वक्त इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि अचानक एक दिन नवाज साहब का फरमान आया, आयशा, हमारी मम्मी की सेहत अच्छी नहीं रहती। 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है, हमारे अलावा उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। इसीलिए फैसला ये हुआ है कि इस दफे तुम यहीं रुक जाओ, पोस्टिंग पर हम अकेले जाएंगे। तो ये भी एक इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो खाली ये फौजी की पत्नी की पीड़ा या उस तरह का नहीं, बहुत कुछ इसमें और भी है, वो अंश में सुनाता हूं। सोहबत का असर कुछ समय तक रहता है, पर गुलामियत पीढ़ियों पर असर छोड़ती है। वो खून में घुल जाती है और जब तक कि समूचा समाज उसे निकाल फेंकना न चाहे, वो जाती नहीं, वो संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। अमर बेल की तरह निष्प्राण पड़ी रहती है और मौका पाते ही जिंदा हो जाती है। परजीवी दूसरों का लहू चूस कर पड़ती है। अंग्रेजों की दास्ता का हम पर वही असर हुआ। भाषा, संस्कृति, पहनावा, हर चीज पर वो हावी हो गई है। फिर फौज तो उन्हीं लोगों द्वारा स्थापित संस्था है। आज भी यहाँ उन्हीं के कायदे कानून माने जाते हैं और घर हर छावनी में आज भी उनके गौरव स्तंभ धरोहरों के तौर पर मौजूद है। और इसी तरह राहुल जी, अब जब आप पढ़ेंगे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त इसमें टिप्पणी है और भी बहुत कुछ है। आरक्षण को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो ये है कि जो कितने मोर्चे इसका शीर्षक है, तो वो तो अपनी जगह है कि जो फौज की पत्नियां जो बर्दाश्त करती हैं, जिस तरह का अकेलापन, जिस तरह का एकांत, जिस तरह की जिम्मेदारियां, एक तो बेचारे अकेले रह के बच्चे को पालें और फिर साहब वो उसके पति जब आते हैं उसका रिजल्ट ठीक नहीं होता है तो आकर के उसको गाली गलौज पत्नी को भी करते हैं और बेटे को कहाँ छुपा रखा उसको भी गाली गलौज करते हैं। तो सारी जो एक तो पाले और ध्यान दे और जब रिजल्ट खराब आए तो उसका खामियाजा भी बेचारी वही भुगते। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहां पर आप ये वो भी है। और फिर फौज के अंदर ये अभी सिविलियन और उसकी बात की गई, वो भी एक है। और फौज के अंदर जो तरह तरह के बंटवारे हैं, तरह तरह की वो जो व्यवस्थाएं हैं, अफसरों की पत्नियां, फौजियों की पत्नियां वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ भी इसमें आता है। तो कुल मिलाकर इतना सारा, इतने इसमें मोर्चे खुलते हैं। तो ये जो है इसमें जो फौज वाला पहलू है उसके सिलसिले में ये तो बात सच है, जो राहुल जी भी इस बात की मानेंगे कि हिंदी जो है वो हिंदी सप्ताह मनाने से, हिंदी पखवाड़ा मनाने से और हिंदी माह मनाने से उसका कोई उसकी सेहत पर असर होने वाला नहीं है। हिंदी के लिए जरूरी है कि उसका कंटेंट जो है, उसमें विषय वस्तु
वो तरह तरह की आए, वो हिंदी समृद्ध बने, वो विमर्श की भाषा बने, उसमें तरह तरह का ज्ञान उसमें लाया जाए। और ये भी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, वंदना जी आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो है सत्यकेतु जी बताएंगे और ये लोग बताएंगे, क्योंकि एकेडमिक वर्ल्ड के हैं, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं पाठक के नाते बोल रहा हूँ। क्या है कि उपन्यासों में भी संयोग मेरा सौभाग्य ये भी है कि जितने भी इस तरह के उपन्यास आए अब तक, चाहे वो मास्टर महिम हो नरेंद्रनाथ मित्र का, और वहां से चलते चलते जो किन्नरों पर हम कहने लगे थर्ड जेंडर पे जो चित्रा मुद्गल जी का उपन्यास आया, चाहे वो हो, या उनका जो आया है बुजुर्गों पर, इस तरह के जितने उपन्यास उन सब को मैंने पढ़ने का मुझे मिला है। तो एक नई जो एक चीज जो ये आप लेकर के आई है, एक बिल्कुल अलग विषय, ये हिंदी को समृद्ध बनाता है। और मैं तो चाहूंगा, अच्छा, और जहां तक ये जो सवाल उठा, ये जो जितना पेज मैं पढ़ के देख पाया हूँ, ये मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसा घनघोर डेडलाइन थी, वरना ये खत्म हो गया होता, भले कल रात में आया था। इसका एक पेज पर रटिए, फिर आपको नहीं कुछ करना, ये करता है, ये उपन्यास करता है। तो मैं करना ही चाहता था कि हमारे मित्र हैं वो बीएसएफ के डीजी या जो भी रहे हैं, उनका एक संग्रह है, वो कहीं कभी सम्मेलनों में नहीं जाते, मुशायरों में नहीं जाते, वो कोई इस तरह से पत्रिकाओं में कविताएं नहीं भेजते। मनोहर बाथम, उनका सरहद पे कविताएं होती, और आपको जान के हैरानी होगी कि 15 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है, उसके पता नहीं कितने संस्करण हो चुके हैं। तो जो विषय वस्तु है वही जो है सबसे उसकी ज्यादा कीमत होती है। ये जो उपन्यास है ये भी बहुत दूर तक जाएगा, और मैं मानता हूं, और ये भी है कि जितना कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे तो नहीं लगता, एक पाठक के नाते वो तो सत्यकेतु जी आपको अपने जो निर्णय देंगे, और पुष्पिता जी नहीं पढ़ पाई इत्तेफाक से, नहीं तो वो निर्णय दे पाती, कि मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगता कि ये किसी लेखक का या लेखिका का ये पहला उपन्यास है। क्योंकि डिटेलिंग की बात आपने कर दी है, डिटेल्स बहुत है, कहते हैं कि ना साहित्य के, कविता के देवता डिटेल्स में ही बसते हैं, तो इसमें डिटेलिंग बहुत कमाल की है, बड़ी बारीक किस्म की डिटेलिंग है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं बताया, मैं तो इतने सारे मैंने लगा रखे हैं, देखिए ना झंडियाँ कितनी सारी लगा रखी हैं ब्लैक, तो मैं सारा पढ़ नहीं रहा हूँ, समय की किल्लत है, मुझे भी पहले से बात है कि जब ये कहा गया था तो मैंने कहा तो ये संकट, जब 4:30 से कार्यक्रम था तो मैं आ सका। तो बहरहाल कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अब वंदना जी के लिए मैं एक मेरा अनुरोध ये है कि फौज की, आप सही कह रहे थे, हमारे यहाँ फिल्में हॉलीवुड में एक से एक शानदार फिल्में दूर और देशों में बनी है, बहुत एक से एक बढ़िया फौज को लेकर के। हमारे यहाँ उस तरह से हकीकत है, आप उंगली पे गिना सकता हूँ मैं, आपको समय नहीं है, हकीकत है 2-4 फिल्में, और हमारे वो बॉर्डर बन गई, कुछ एक और बन गई, लक्ष्य बन गई, इस तरह की बन गई है। लेकिन क्या है, 10 गिनेंगे तो 10 भी ना निकले जाए। तो और फौज, ये सच है कि फौज और सिविलियन के बीच की दूरी भी रही है। अब वो तो आप सिविलियन कर रहे थे, अमूमन तो वो ब्लडी सिविलियन कहा जाता है। तो इसमें भी एक डायलॉग है उसमें, तो ब्लडी सिविलियन, तो मेरा वो दूरी मिटे। और जैसे आपने अराउंड ने बिल्कुल सही कहा कि जब युद्ध होता है, तो मैं 65 का युद्ध भी देखा, 71 के युद्ध का भी अनुभव है, तरह तरह की कहानियां, वीरता के किस्से, वो सब आता है, लेकिन उसके बाद सब एक सन्नाटा छा जाता है। ये दूरी मिटनी चाहिए। और फौजियों का जो, अब इसमें तो महिलाओं की पीड़ा, वो फौजियों की पत्नियों की पीड़ा है, वो बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फौज, जैसे अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, परसों की बात है, मैं जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाया, देहरादून में एक इंटरनेशनल वो था, पोएट्री को लिटरेरी फेस्टिवल था, उसमें जनरल कार्डोजो जिस तरह के अनुभव बता रहे थे, आपके रोमांच हो जाए। जिस तरह का अनुभव मेरे संपर्क रहा, मेरा कर्नल ढिल्लन साहब, शेखर ढिल्लन, शाह नवाज लाल किले से आए बाजू वाले आजाद हिंद फौज के जो नायक थे, उनके साथ मेरा बहुत संपर्क रहा। उनके मैंने संस्मरण सुने तो रोमांच हुआ, रेडियो में ब्रॉडकास्ट के, नेशनल नेटवर्क पे। मैं 10 साल उनके पीछे पड़ा रहा कि आप अपने संस्मरण लिखिए, तो वो लिख गए, इत्तेफाक से किताब आ गई। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद अगला काम होना चाहिए कि फौज का जो जीवन है, फौज के लोगों का जो संघर्ष है, जो बलिदान है, व्यवस्थागत जो उसमें कमियां हैं, सब चीजें आनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश हैं, अब छुपाने वाला जमाना चला गया, हम लोग आरटीआई के जमाने में जी रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के रूप में जी रहे हैं। तो अगला जो वंदना जी आपको उपन्यास हो,
वो कर्नल साहब की मदद शायद आपको और लेनी पड़े, कर्नल साहब खुद लिखते हैं तो वो लिखें बेशक। तो ये एक फौज की जिंदगी पर एक बहुत बृहद उपन्यास की और हम कामना कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत